Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकंड सेमेस्टर में अभी जो सब्जेक्ट हमने कंटिन्यू किया है वो है फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिटिंग 1, और उसमें आज यूनिट नंबर 4 का एक थ्योरी टॉपिक लेने जा रहा है जिसका नाम है लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग हायर परचेस के साथ पूछा जाता है। मे बी दो थ्योरी क्वेश्चन लीज के होते हैं और एक हायर परचेस का बड़ा सम रहता है, बट आपको लीज की थ्योरी भी साथ में आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर लीज अकाउंटिंग। चलिए, तो लीज अकाउंटिंग का सफर स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो लेने जा रहे हैं। गिव द मीनिंग ऑफ लीज एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज। लीज क्या है उसको समझाइए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझो कि आपको लीज अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको अच्छे तरीके से करना जरूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ मीनिंग ऑफ लीज। एक्चुअली में लीज क्या है, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। लाइक असेट के बारे में आप उसको यूज करना चाहते हो तो रेंटल एग्रीमेंट आप कह सकते हो। प्रॉपर मीनिंग लिखा है, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लीजर द ओनर ऑफ असेट एंड लीजी द यूजर ऑफ असेट, अंडर विच ओनर गिव द राइट टू यूज असेट टू यूजर over an agreed period of time for a consideration called the lease agreement और lease rental। ये एक तरह का एग्रीमेंट है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टी। एक होता है लीजर जो कि ओनर ऑफ असेट है, दूसरा होता है लीजी जो कि यूजर है, जो कि असेट का यूज कर रहा है। पर ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो असेट को यूज करेगा और साथ में बदले में क्या देगा, कंसिडरेशन के बदले में उनको रेंट प्रोवाइड होगा। यानी कि कोई असेट आपने यूज करने के लिए लिया है, बदले में आप उसका रेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जस्ट लाइक एन रेंट एग्रीमेंट। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीज। चलिए अब देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज, चलिए तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज को देखते हैं। काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑलरेडी जो मीनिंग है उसमें आ चुका है। पहला, in lease transaction leasee does not get the ownership of asset but get to right to only use of the asset। यानी कि जो लीजी है, जो एक पार्टी है, वो सिर्फ असेट को यूज कर सकता है, उसकी ओनरशिप नहीं ले सकता, क्योंकि ओनरशिप लीजर के पास रहेगी। आफ्टर द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो असेट उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये है लीज एग्रीमेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड, द अमाउंट रेगुलरली पेड for the use of such asset is called rental or a lease rental, as it is the treated are as a rent and it is a revenue expenditure। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो लीजी पेमेंट करता है ना, कंसिडरेशन देता है ना, वो सिर्फ एक तरह का रेंट होता है, यानी कि लीज रेंटल कह सकते हो, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज, for getting the right to use the asset, asset के right को लिए आपको अगर asset use करना है, no big investment is needed, so the asset can be acquired without occurring the expenses and under the undergoing another difficulties of the rising capital for the purchase of an asset। यानी कि आपको असेट परचेस करने के लिए कोई पैसे राइज करने की, लोन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा रेंट देके असेट को यूज कर सकते हो, तो इसके लिए कोई बिगर इन्वेस्टमेंट नीडेड नहीं होता। ये लीज का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो। चलिए लीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट नंबर 4 दिख रहा है हमें, सर्च ट्रांजेक्शन कैन बी मेड फॉर द बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। यानी कि लीज एग्रीमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक बिल्डिंग, कोई फर्नीचर वगैरह,
या जो मूवेबल है लाइक कोई ऐसी असेट जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सकता है। तो लीज एग्रीमेंट कैन बी डन any kind of property, whether it is movable or immovable. Number 5. Sometimes the agreement provides that the lessee will have to right to buy a asset, यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि लीज एग्रीमेंट में जो लीजी है वो सिर्फ असेट को यूज करने का राइट नहीं, उसको परचेस का भी राइट दिया जाता है। when the lease contract will be over at the price which is determined at the time of making of contract or at the end of contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उसके बाद उसको ऑफर दिया जा सकता है कि आप उतनी वैल्यू में आप ये असेट परचेस कर सकते हो, या फिर जब लीज एग्रीमेंट करते हैं तभी एक प्राइस डिसाइडेड होती है कि आफ्टर द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको इतनी वैल्यू में ये असेट हम बेच सकते हैं। तो ये सिर्फ एक तरह का राइट है, राइट टू बाय अ असेट, मतलब ये एक ऑप्शन है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6 को आप देख सकते हो। इफ देयर इज नो राइट टू बाय इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाय का राइट नहीं है, खरीदने का राइट नहीं दिया है, the leasee will have to return the asset to leaser when the period of lease contract is over, जब लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो जो असेट है वो लीजर को लौटानी पड़ेगी, ओनर को वापस करनी पड़ेगी। यानी असेट की ओनरशिप मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी बाय करने का राइट मिलेगा ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते। नेक्स्ट नंबर 7 को हम देख सकते हैं। when the contract for lease is made, the ownership of the asset does not have the pass to the leaser when the period of lease contract is over, यानी कि ओनरशिप असेट की पास नहीं होगी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो असेट उनको लौटाना पड़ेगा। तो नंबर 6 के जैसा ही पॉइंट है, सिर्फ ओनरशिप से रिगार्डिंग उसमें बात की है। तो पॉइंट नंबर 6 एंड 7 एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 8 को हम नोटिस कर सकते हैं। when the price of asset are constantly rising due to inflation, the lease agreement keep the leasee free from the इफेक्ट ऑफ प्राइजेस, यानी कि जो प्राइजेस अगर मार्केट में किसी असेट का बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली इसका बढ़ रहा है, पर ये जो एग्रीमेंट है उसमें एक फिक्स प्राइस देने के बारे में बात की होगी, सो द रेंट विल रिमेन सेम when the prices rise or falls, चाहे मार्केट में प्राइस बढ़े या कम हो, रेंट फिक्स होता है। तो ये एक तरह का फायदा मिलता है लीजी को। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 8 हमें समझा रहा था। चलिए, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स था, अब हम जाता है टाइप्स ऑफ लीज। लीज के टाइप्स बहुत कम यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप कह सकते हो। ये पूछा जाता है, समटाइम इट मे बी आस्क फॉर एनी 2 टाइप्स और एनी 3 टाइप्स एक्सप्लेन करो, यानी कि पूरा क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है। तो जिसमें से पहला टाइप्स ऑफ लीज हम दे रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल लीज। जिस 3-4 ऐसे टाइप्स है जो यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से फाइनेंशियल लीज ज्यादा पूछा है। A long-term lease contract which extend over the whole useful life of an asset and which cannot be cancelled is known as a financial lease। ऐसा लीज जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, मे बी यूजफुल लाइफ ऑफ असेट जितना, यानी कि वो कैंसिल नहीं हो सकता। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग हायर किया है, बिल्डिंग रेंट पे है, तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जब तक यूजफुल लाइफ उसका है तब तक का, और वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो ऐसे लीज को हम फाइनेंशियल लीज कहेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ दिस लीज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। Sometimes this kind of lease or this kind of types of lease is known as an capital lease, यानी लॉन्गर पीरियड के लिए उसको कैपिटल लीज भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंस में हम ऑलरेडी करने वाले हैं, फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, उसमें इसका और डिटेलिंग जानेंगे। अभी के लिए उसका सिर्फ मीनिंग। तो सेकंड है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज से एग्जैक्ट रिवर्स है। It is a type of lease in which asset is leased for a short period and contract is cancelable after the giving notice of a fixed period. For example, giving an office space on 2 years a lease cancelable on 30 days a notice. Similarly, lease contract for the computer और an ऑफिस इक्विपमेंट, अगर ऑफिस इक्विपमेंट है या ऑफिस के कोई
कंप्यूटर्स वगैरह है मे बी रन फॉर 3 to 5 years। यानी कि लीज एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप कैंसिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, तो उसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। सपोज आपने कोई भी असेट वगैरह परचेज किया है 2 साल के लिए, पर वो आप 60 डेज पहले बताना चाहते हो, 2 महीने पहले जब भी आपको कैंसिल करना है उसके 2 महीने पहले आप इन्फॉर्म करके लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो। तो विच कैन बी कैंसलेबल ऐसा याद रखो, और विच कैन बी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट काइंड ऑफ लीज इज नोन एज एन ऑपरेटिंग लीज। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप है, उसको भी समझ लेते हैं। वो है सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या होता है, तो उसको हम पैराग्राफ में समझेंगे। दिस इज अ वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ लीजिंग, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है लीजिंग की। Under the sell and leaseback lease, a firm or an individual who is an owner of asset sells it to another party, and the same asset is taken on lease from the party। यानी कि आपने कहीं और से परचेस किया, सेल किया और लीज बैक, फिर आपको आपने उसको लीज पे ले लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हुआ फॉर लीज। मतलब कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत हो, मेरे पास कोई असेट है, सपोज वो मेरे पास जो मशीनरी है उसका वैल्यूएशन अगर मैं करूँ तो 20 लाख जितना हो रहा है, तो मैं किसी और को सेल कर दूँ और उसको पहले से बता दूँ कि मैं आपको 20 लाख में बेच रहा हूँ, पर मुझे ये असेट रेंट पे चाहिए। तो मैंने उसके पास से 20 लाख ले लिए, सेल कर दिया, एंड उसके पास से लीज बैक लिया। मतलब मुझे तो फिर एक स्मॉलर अमाउंट ही पे करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए। तो सेल एंड लीज बैक बहुत ही पॉपुलर मेथड हुआ कि किसी और को सेल कर दो और उसके पास से वापस लीज पे लो, तो आपको स्मॉलर अमाउंट ही उसको रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का सेल एंड लीज बैक हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम जाते हैं, वो है लिवरेज लीज। अब लिवरेज का मतलब क्या होता है, ये आगे आप कहीं ना कहीं इसको जान चुके हो, पर फिर भी लीज एग्रीमेंट में उसको देख लेते हैं। This kind of lease agreement has become the popular during last few years। पिछले कुछ सालों से ऐसे लीज एग्रीमेंट काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी पॉपुलर है। It is generally popular method of financial expenditure assets। It is generally used when the asset to be leased in very costly and one of the leaser is not able to provide the complaint for finance, and thus three parties are involved। यानी कि यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी, फर्स्ट लीजर, सेकेंड लीजी एंड थर्ड द फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट के रेंट देने के भी पैसे नहीं है, पर आपको कोई असेट यूज करनी है या फिर वो रेंट पे लेना है, तो लीज पे लेने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हो, कोई आपको गारंटी वगैरह प्रोवाइड करे, यानी आपको पैसे दे, तो उसको हम फाइनेंशियल बोलेंगे। यानी कि लीजर एंड लीजे के बीच में एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर होगा, एक पैसे गारंटर जिसको हम बोल सकते हैं, जो आपके बिहाफ में लीजर को गारंटी देता है कि आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो ऐसा भी एक फेमस पर्टिकुलर मेथड कह सकते हो जिसको लीवरेज लीज कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीज देखते हैं, जो कि है सर्विस लीज। तो सर्विस लीज के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कोई गुड्स वगैरह की बात नहीं होगी, कोई सर्विसेज की बात होगी, और उसको भी लीज एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। Under this agreement, the leaser provide not only the finance but undertakes the service of asset during the lease period। The computer companies or copies, track tracks and the another capital asset requiring the maintenance are the generally lease under the contract that the provide the maintenance of or services of the asset during the lease period। यानी कि जब तक आपने एग्रीमेंट किया है, जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जो भी असेट वगैरह आप यूज कर रहे हो उसका मेंटेनेंस, यानी कि उसमें कोई भी अगर एक्सपेंडिचर अराइजेज हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लॉसेस अकर हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग सर्विस मेंटेनेंस का जो भी लीजर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। इसलिए इसको बोला जाता है लीज सर्विसेज और सर्विसेज लीज। जैसे कंप्यूटर वगैरह होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको एंटीवायरस डलवाना पड़ता है, कोई अगर उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो वो आपको जो कंपनी है वो उसको ठीक ठाक करवा देगी, तो उसको हम सर्विस लीज कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीज पे जाते हैं, जो कि नंबर 6 है, जिसका नाम है डायरेक्ट लीजिंग।
अब डायरेक्ट लीजिंग क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। इन दिस केस ऑफ डायरेक्ट लीजिंग, द लीजी मे द लीज डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो चीजें बना रहा है, सीधा उसके पास से लीज एग्रीमेंट करेगा। दिस इज ऑफन डन इन द केस ऑफ कंप्यूटर और ऑफिस इक्विपमेंट। असेट में बी परचेज बाय अ थर्ड पार्टी। मतलब क्या होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके पास से कोई पार्टी परचेस करेगी, फिर वो लोगों को रेंट पे प्रोवाइड करती है या फाइनेंस पे लीज पे एग्रीमेंट करती है। बट द कमर्शियल बैंक और स्पेशलाइज लीजिंग कंपनी है और ऑल्सो एंड इंडिविजुअल्स जो है वो भी इसमें जुड़ रहे हैं अब। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास से ही परचेसिंग कर लेते हैं, उसके पास से लीज एग्रीमेंट करते हैं। सो बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर आएगा तो उनको लीज एग्रीमेंट वगैरह थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर के पास से सीधा लीज पे लेते हैं तो उसमें उनको फायदा दिखता है। सो दिस काइंड ऑफ लीज इज ऑल्सो वेरी फेमस नाउ डेज। चलिए लीज के कुछ और भी टाइप्स है उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है नंबर 7, इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर लीज। इसमें सिर्फ आप आउटसाइड यानी इंडिया के बाहर की जो कंपनी होगी उनके पास से लीज के असेट लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक अलग कॉन्सेप्ट है, नेशनल की जगह इंटरनेशनल यानी क्रॉस बॉर्डर लीजिंग। लिखा है when a lease agreement is made between the citizen of two different countries, it is called international leasing and cross border leasing। मेन वर्ड क्या है, टू डिफरेंट कंट्री के सिटीजन के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। द लीजर एंड लीजी बिकॉज दे हैव इन्वॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड टैक्सेशन। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या अराइजेस होगा, लॉ एंड टैक्सेशन का, क्योंकि कायदे कानून दोनों देश के अलग होंगे। अगर आप दूसरी कंट्री से लीज पे लेते हो तो उसमें टैक्सेशन का पर्पज अलग आएगा, कॉस्ट प्राइस डिफरेंट होगी बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये सारे प्रॉब्लम अराइजेस हो सकते हैं। पर ये भी एक तरह का अच्छा लीज टेक्निक कह सकते हो, अच्छा टाइप्स कह सकते हो, इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर लीज, क्योंकि उसमें आपको जो असेट वगैरह मिलेगी उसका क्वालिटी और टेक्निकल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो नंबर 7 इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर लीज। नेक्स्ट पे जाते हैं नंबर 8, जो कि है मेडिकल इक्विपमेंट लीज। अब नाम ही है मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो ऐसा लीज जो मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको पैसे या असेट्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो लिखा है इन फैक्ट दिस इज काइंड ऑफ लीज बट नॉट अ मेथड ऑफ गिविंग वेरी कॉस्टली मेडिकल इक्विपमेंट ऑन लीज। जैसे कि ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है, तो वो आपको लीज पे प्रोवाइड करना, ये एक तरह का फेमस लीजिंग टेक्निक है। Some of the latest machines cost crores of rupees when the individual doctor or a charitable hospital may not afford। क्योंकि इसका करोड़ों का बहुत ही ज़्यादा प्राइस होता है, तो कोई भी हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल इसको अफोर्ड नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इसको लीज पे लेते हैं। यानी लीज पे लिया आपने, एक पर्टिकुलर रेंट दिया, फिर उसको वापस लौटा देना है। सो ये एक मेडिकल इक्विपमेंट लीजिंग जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेल एड लीजिंग। थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ लीजिंग है जिसको आप बता सकते हो कि मैन्युफैक्चरर ये लीज फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। देखो क्या लिखा है, when a manufacturer himself start a leasing company and lease product manufacturer by him to the customer and then it is sell at leasing। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जनरली कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाता है, बट अगर वो खुद लीजिंग बिजनेस स्टार्ट कर दे यानी लीजिंग कंपनी खोल ले, तो वो सेल नहीं करेगा, वो क्या करेगा, किसी को रेंट पे दे देगा। तो ये एक उनके लिए फायदा होता है जिसको सेल एंड लीजिंग कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरर जब खुद बेचेगा तो उसको सेलिंग एड लीजेस कहा जाता है। चलिए टाइप्स वगैरह देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, तो अब बात करते हैं लीज अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 3 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि लीज के एडवांटेजेस लिमिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। ऑलरेडी लीज के बारे में काफी समझ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में और टाइप्स में, तो अब हमें एडवांटेजेस में देर नहीं लगेगी, जिसमें से पहला है प्रोवाइड फुल फाइनेंस। अगर आपको लीज के लिए कई कई बार लोन लेना है, आपके पास लीज रेंट भरने के भी पैसे नहीं है, तो जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है वो आपको लीज अमाउंट के लिए लोन दे देगी, क्योंकि असेट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है, लाखों करोड़ों का होता है। पर अगर आप उसको रेंट पे लेना चाहते हैं तो उसका वैल्यू बहुत कम होता है, तो मोस्टली आपको वो फाइनेंस फुल प्रोवाइड हो जाता है। देखो क्या लिखा है पैराग्राफ में,
provide of 100% financing main benefit of leasing if the leasee borrowed the money from bank to purchase a asset. यानी कि अगर आप परचेस करते हो तो ही गेट 70-80% फाइनेंस ओनली, पर जब लीज के लिए अगर आप फाइनेंस ले रहे हो, कहीं से लोन ले रहे हो, तो आपको 100% लोन मिल जाएगा. While in case of lease, it does not have to make any provision for finance. He get 100% finance. He will be required to pay a rent only because यहाँ पे उसको सिर्फ रेंट प्रोवाइड करना है. सो यहाँ पे लीज के लिए आपको 100% फाइनेंस मिलेगा, पहला एडवांटेजेस. दूसरा फ्लेक्सिबल. Lease agreement is flexible in sense of that a leasee is not required to bear any risk of obligance or यानी कि असेट बिकमिंग आउटलेटेड. यानी कि असेट अगर आउटलेटेड हो जाए, पुराना हो जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, उसका कोई भी रिस्क लेने की जरूरत लीजी को नहीं है. बिकॉज क्या है कि ये आप उसको एग्रीमेंट वगैरह कैंसिल करके आप जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आप अफोर्ड कर सकते हो, because it is not an owner of asset causes the in case of financial lease agreement for the whole useful life of a asset. यानी कि asset पुराना होने का या और कोई रिस्क इन्वॉल्व इसमें नहीं है. आपको फायदा है कि लीज एग्रीमेंट एक तरह का फ्लेक्सिबल है. नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन यूज करनी है, पुरानी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दो, क्लोज कर दो, और नए मशीन नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो. तो ये फायदा मिलता है लीज का. सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें. चलिए, तो और क्या फायदे हैं लीज एग्रीमेंट के, उसमें से नंबर थर्ड है आपका सेव्स फ्रॉम रिकरिंग कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. यानी कि आपको एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक स्मॉलर अमाउंट ही आपको रेंट के तौर पे देना होता है, तो ये आपको सेविंग करवाता है. लिखा है पैराग्राफ में, इन केस assets are taken on lease, the firm will not have to incur a cost of re-raising finance frequently. However, it wants to purchase any asset, the cost of issuing shares and debenture or cost of getting finance from bank are saved. यानी कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई शेयर्स या डिबेंचर ऐसे फंड नहीं करने पड़ते, आपको बैंक के पास से लोन लेने नहीं लेना पड़ता. जो भी आपके रूटीन आपके पास इनकम है उसी में से ये आपको लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड हो जाता है. सो फाइनेंस के लिए आपको कहीं और से पैसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपके पैसे को सेव्ड करता है. तो ये भी उसका एक वन ऑफ द एडवांटेजेस हो गया. नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट एडवांटेजेस में देखें तो लिखा है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आपको फ्रीली असेट यूज करने का राइट मिलता है. तो पैराग्राफ में बताया है absence of restrictions in the main advantages of leasing. If the money is borrowed from bank and other financial institute, they would it borrowed from the bank or other financial institute, they would have put restrictions on borrowing on as regards furtherance amount to be borrowed and divides etc. यानी कि अगर आपने कहीं कोई चीज़ें परचेस करने के लिए लोन वगैरह लिया है, पैसे बोरो किए, तो आपके ऊपर वो लौटाने का एक जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. यानी कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो सकता है, जबकि लीज एग्रीमेंट में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते. आपको सिर्फ रेंट देना है और असेट का अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो. तो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ लीज एग्रीमेंट. चलिए, और भी बहुत सारे फायदे हैं लीज के, जिसमें से नंबर 5 आप जोड़ लो, जो कि है टैक्स बेनिफिट. क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, जो भी आप रेंट भरोगे लीज एग्रीमेंट में वो भी आपको टैक्स में बेनिफिट दिलाएगा. तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ. लिखा है द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीजिंग it is the tax benefit. Both the party get the certain deduction. Leasee get the full rent as a deduction. अगर आप रेंट पे कर रहे हो लीज एग्रीमेंट में तो वो आपको सीधा डिडक्शन मिलता है आपकी इनकम के सामने. इन द हायर देन द डेप्रिसिएशन आर चार्ज बिकॉज इट इज इंक्लूड द इंटरेस्ट एंड सम अमाउंट ऑफ टुवर्ड्स प्रॉफिट फॉर अ लीजर. लीजर को भी क्या फ़ायदा है कि असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह डिडक्टेबल होता है, जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह पे किया है असेट के लिए वो भी आपको लेस मिलता है. तो जो लीजर है उसको भी इसमें फ़ायदा हो रहा है. यानी कि नेक्स्ट एडवांटेजेस होता है लीज का, वो है टैक्स बेनिफिट. नंबर 6 लिखा है इंक्रीज इन द कैपेसिटी और टू बोरोड. यानी कि इसमें आपको रेंट ही सिर्फ देना होता है, तो आपके पास जो पैसे सेव्ड होंगे
तो जाहिर सी बात है आप और भी चीज़ें बोरो कर सकते हो, आप अपने बचाए हुए पैसे को भी फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बोरोड की बात है। पैराग्राफ में लिखा है द लीजी डज नॉट शो द असेट इन हिज बैलेंस शीट or in a future liability for the payment of rental, and hence less debt are shows this debt equity ratio remain the low and he will able to borrow the more fund in future। यानी कि आपको यहाँ पे असेट एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह या उसको लायबिलिटी की तरह नहीं दिखानी है। आपने जो रेंट पे किया है वो सीधा सिर्फ पीएनएल में दिखाया जाएगा। तो ये आपके लिए फायदा है कि डेप्ट लायबिलिटी रेशियो बहुत ही लो रहता है और आप फ्यूचर में ज़्यादा पैसे वगैरह बोरो कर सकते हो। तो ये भी लीज का एक वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ। नेक्स्ट नंबर 7 को अगर आप देखोगे तो वो है यूजफुल इन केस ऑफ फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है टेक्नोलॉजी में, ज़्यादातर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कुछ असेट में जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण वो मशीन आउटडेटेड हो जाता है, तो वो उसमें आपको नुकसान होता है। तो लीज आपको इससे प्रोटेक्शन देता है, उसमें आपको यूजफुल दिलाता है। लिखा है दिस एग्रीमेंट इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू लीजी इन केस ऑफ वेयर द फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अगर क्विकली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो लीज एग्रीमेंट आपको फायदा दिलाएगा। That is the reason why the more and more business are leasing in case of very costly and expensive machines। यानी कि वो लीज को आपको पर्टिकुलरली फायदा दिलाता है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस में। तो ये भी एक लीज का वन ऑफ द एडवांटेजेस हो गया। चलिए एडवांटेजेस के पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए अब हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 8, जो कि है फास्टर एंड चीपर क्रेडिट। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि बैंक आपको 100% लीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये उसी का सिमिलर पॉइंट है जो अलग तरीके से आपको समझाया गया है। लिखा है in case of lease agreement of finance is faster and cheaper than if the money is to be borrowed from bank and other financial institutes। Lease companies are properly sanctioning the request and more accumulatively in respect of the terms of financing। यानी कि लीज कंपनी आपको जो फाइनेंस है वो इजीली आपको प्रोवाइड करती है, जो सेंशनिंग है, जो पैसे आपको मिलने चाहिए वो जल्दी से सेंशनिंग कर देती है। यानी बाहर से अगर आप बैंक के लिए या कोई इंस्टीट्यूट के पास से अगर पैसे बोरोड करते हो तो उसमें आपको ज़रा सा टाइम लगता है और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, पर लीज के लिए आपको कम प्राइस पे जल्दी से जल्दी लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें खरीदनी होती है, परचेस करनी होती है, उसका प्राइस लाखों रुपए का होता है, जबकि जो रेंट होता है वो तो 10 to 20,000 अराउंड होता है। तो ये आपको एक तरह का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस के पॉइंट अच्छे से करने के बाद अब हम नेक्स्ट आज के लेक्चर का एक वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि है डिसएडवांटेजेस यानी लिमिटेशन ऑफ लीजिंग। जिसमें से पहला लिमिटेशन अगर हम देखें तो वो है नो बेनिफिट ऑफ रेसिडेंशियल वैल्यूज, जिसमें पैराग्राफ में हम देख सकते हैं when a firm of purchase an asset it is the fully right to the value of asset in their ends it is a useful life, but this is the benefit is not available to the leasee in case of lease। यानी कि आप उसको रीसेल नहीं कर पाओगे, जब एंड ऑफ यूजफुल लाइफ हो जाएगा तो आप उसको भंगार में स्क्रैप में नहीं बेच पाओगे। रेसिडेंशियल वैल्यू आपको रियलाइज नहीं होगा क्योंकि आप ओनर नहीं हो। पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको उसमें पैसे असेट को वापस करना होता है जो भी लीजर है उसको। तो ये पहला डिसएडवांटेजेस हुआ लिमिटेशन। चलिए नेक्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हम लीज पे देखते हैं, वो हाई कॉस्ट ऑफ लीजिंग है। समटाइम हमने देखा कि लीज का फाइनेंस हमें चीपर दाम पे मिल जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो लीज एग्रीमेंट किया जाता है वही ज्यादा वैल्यू का होता है, जो रेंट डिसाइडेड होता है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू का होता है। इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट लीजी इज मोर कॉस्टली देन बोरोइंग। The rate of interest is charged very much higher than on borrowing. This is because of lease rental including cost of asset and some profit to the leaser and payment for the employing of expert by the leaser, and also
द पेमेंट फॉर रिलेटेड ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो आप लीज प्रॉपर्टी लीज पे लेते हो ना, उसका सर्विसेज के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह के पेमेंट के लिए, उनको भी असेट परचेस करने में खर्चा लगेगा होगा, और वो आपके पास से प्रॉफिट भी चार्ज करेंगे। तो जो लीजर होता है वो अपने खर्चे वगैरह किसके पास से बेयर करेगा? जो लीजी है, जाहिर सी बात है उसके रेंट ऊपर से ही वो लोग ज़्यादा पैसे अर्न करेंगे। तो जो लीज का जो कॉस्ट होता है वो कई बार ज़्यादा होता है। आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि लीजर को भी कमाना है, उसको जो असेट उसने परचेस किया होगा उसके पैसे भी उसने दिए होंगे, पेमेंट वगैरह करना होता है उसको भी। तो ये सारी रीज़न की वजह से जो लीज का कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस के पॉइंट हुए। चलिए, लीज के जो दूसरे डिसएडवांटेजेस है उसमें नंबर 3 है नो बेनिफिट ऑफ ओनरशिप, यानी कि आपको जो एज एन ओनर राइट मिलता है रीसेल करने का या असेट को किसी और को अच्छे दाम पे बेचने का, वो सारे राइट्स आपके पास नहीं है। यू हैविंग ओनली द राइट ऑफ यूज ऑफ असेट। सो ये एक तरह का लिमिटेशन हुआ। द लीजी डज नॉट गेट an any benefit which would be the available if there is an owner of asset. For example, if the price of asset increase consistently by the leasee cannot sell, he cannot raise the finance on security of such asset. उसको कोई उसमें से पैसे राइज नहीं हो सकते, उसको वहां से पैसे नहीं मिल सकते, तो ये ओनरशिप के बेनिफिट उसको नहीं दिए जाते। नेक्स्ट नंबर 4 है वो लिमिटेशन में आप बता सकते हो नॉट फ्लेक्सिबल, यानी कि जो एग्रीमेंट है हम बोलते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता लीज एग्रीमेंट में। ये एक तरह का लिमिटेशन है। इन केस ऑफ लीजी it is not available to an arrange for a finance for buying an asset. He will be have to lease the asset, that in case the amount of lease rent is fixed in advance for the whole period. अगर मार्केट में असेट के प्राइस कम होती है, उसका रेंट कम होता है, फिर भी अगर आपने लीज एग्रीमेंट किया हुआ है तो उसका कॉस्ट वगैरह हाई रहता है, अमाउंट थोड़ा सा हाई रहता है, और उसके कारण आपको लीज एग्रीमेंट किया है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी न होने के कारण आपको नुकसान झेलना पड़ता है, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट देना पड़ता है। सो ये एक तरह का लीज का डिसएडवांटेजेस हुआ। नेक्स्ट और लास्ट डिसएडवांटेजेस का पॉइंट हम देखते हैं डिस्प्यूट। कई बार लीजर और लीजी के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कैंसिल होते हैं और उसमें ज़्यादातर दोनों पार्टी को बहुत ही नुकसान होता है। एज देयर इज नो लेजिस्लेशन covering the lease transaction, certain problem may arises between leaser and leasee. This may be lead an uncertainty or unnecessarily complications and tensions, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन वगैरह क्रिएट करता है। सपोज रेंट के लिए कोई भी डिस्प्यूट हुआ, या यूज ऑफ असेट, या उसके जो मेंटेनेंस है उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट होता है, तो इसमें ज़्यादातर हमें ये जो प्रॉब्लम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसमें दोनों पार्टी को नुकसान होता है। एक को रेंट मिलना बंद हो जाता है, दूसरे को जो असेट है उसका दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम अराइज होता है। तो डिस्प्यूट के कारण यहाँ पे ये इसका एक वन ऑफ द लिमिटेशन होता है। और वैसे तो ये सारे एक तरह के कह सकते हैं हम बनाए गए लिमिटेशन है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो लीज अकाउंटिंग है उस अकाउंटिंग में हमने टोटल 4 क्वेश्चन देखे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीज देखा, टाइप्स ऑफ लीज देखा, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ लीज हमने कंसिडर किया। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लीज के जो पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है उसको कवर अप करेंगे। आज के लेक्चर का काम यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.